दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। 23 और 29 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होनी है और 4 मई को उसका रिजल्ट आना है। 5 प्रदेशों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चुनाव और सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव होने की बात पश्चिम बंगाल में की जा रही है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने का ये आखिरी मौका है। उसके कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और उनकी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में मोदी एंड शाह कंपनी पूरी तरीके से इस चुनाव को फतेह करने के लिए एकजुट होकर लगातार ममता सरकार पर हमले कर रही है। ऐसे में उसके साथ में जैसा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं, ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग ने SIR के जरिए 76 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन गायब वोटर्स में हाई कोर्ट के पूर्व जज और BLOs के भी नाम हैं, जिनको लेकर SIR के बारे में विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी यानी केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के नेताओं के समर्थक और उनके विश्वसनीय लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने को तत्पर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी पूरी तरीके से जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं उसका कोई फैसला अभी हो नहीं पाया है और चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा है जिसमें कि लोगों को प्रत्याशियों को अपना चुनाव नामांकन करना है। जो लोग वापस लेना चाहते हैं वो वापस लेंगे और बाकी चुनाव की प्रचार प्रक्रिया पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि टैक्स डज नॉट फॉलो इनकम, टैक्स फॉलोज लाइफ। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे तो ये बात साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, जिसके नेता ममता बनर्जी पिछले 15 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अब की चौथी बार फिर से पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार बनाने को पूरी तरीके से तत्पर दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस समय घायल शेरनी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह चीते की तरह घात लगाकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को पूरी तरीके से कमर कसकर जुट चुके हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी 15 साल से जब प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सही है कि पिछले 15 साल में ममता बनर्जी बेरोक-टोक प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना वही पुराना हथियार है कि धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, जैसा कि आरोप विपक्षी दल उन पर लगाते रहे हैं।
आपको मालूम होगा किस तरीके से रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेता उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी मान रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक शांत और विकसित प्रदेश को धर्मांधता और अंधभक्ति के बवंडर में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार धार्मिक उन्मादकता और धर्मांधता है, जिसको लेकर वो हमेशा हर जगह इसी के आधार पर चुनाव लड़ने को उतरती हैं। आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर उनका सबसे बड़ा हथियार धार्मिक धर्मांधता और अंधभक्ति, किस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक शतरंज की बिसात पर विपक्षियों को मात देने में भारतीय जनता पार्टी माहिर बताई जाती है। বিজেপির মতো এত বজ্জাত রাজনৈতিক দল আমি কোথাও দেখিনি। এত শয়তান, এত অত্যাচারী, এত বুলডোজারি, এত স্বৈরাচারী। বলে কিনা মাছ খাবেন না, মাংস খাবেন না, ডিম খাবেন না, তো কি খাবে? মাথা খাবে? যার যা ইচ্ছে সে তাই খাবে। কেউ ছানা খাবে তার ক্ষমতা থাকলে, কেউ পোলাও খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ অন্য রান্না খাবে, কেউ লিট্টি খাবে, কেউ ভেজ খাবে, কেউ নন ভেজ খাবে, এটা তাদের অধিকার। কে কি পড়বে, কে কোন ভাষায় কথা বলবে, কে কি করবে, সেটা তার অধিকার। আপনারা কে? बात करते हैं पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 15 साल से ना तो लेफ्ट का कोई अस्तित्व पश्चिम बंगाल में दिखता है और ना ही कांग्रेस का। और इस बार भी ऐसा कोई जोर शोर कांग्रेस करती नहीं दिख रही है। बस ये है कि खाना पूरी करने के लिए उन्होंने 294 सीट पर अपनी अब सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं। और ये माना जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनने की तैयारी में है, क्योंकि पहले और दूसरे पोजीशन पर तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की मानी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक तीसरा फ्रंट नज़र सामने आ रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन। हुमायूं कबीर के बारे में तो सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सभी बड़ी पार्टियों में वो रह चुके हैं। यहाँ कांग्रेस से राजनीति शुरू करने के बाद वो टीएमसी में गए, टीएमसी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर वापस टीएमसी में गए। तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मौका परस्त नेता हैं, जो कि अपनी शर्तों पर सरकार में हिस्सेदारी करने की मादा रखते हैं। ये बात सही है कि मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से 30-40 सीटों पर मोमडन कम्युनिटी का दबदबा कायम है। Election Commission is the BJP and BJP is the Election Commission, and there should be no doubt about it whatsoever. The Election Commission issued a letter with the BJP seal on it. A lot of furore happened, and it was then admitted by the Election Commission that indeed a mistake had been made and an officer who was involved with this had been suspended. But then the same Election Commission sent notices to the Kerala police to those who had shared this letter on social media. I mean, it is baffling. If you have accepted that there was a mistake and even suspended the officer involved with it, then what is the point of sending notices to one and all? But this does make some things very clear. This is a clear proof of a nexus between the BJP and the LDF in Kerala. Secondly, what was the BJP seal doing in the Election Commission's office? Is the Election Commission now issuing the documents of the BJP on their behalf? I think is a question that many people will ask. Thirdly, why do all such so-called mistakes only happen in favor of the BJP? For the last 10-12 years, we've seen any mistake that happens, the beneficiary is the BJP. I mean, even on tampering or errors that have been caught in EVMs till date, why does the vote always go to the BJP? Why don't these mistakes or the votes never go in favor of the Congress
or other opposition parties? I think these are very valid questions that a lot of people will ask. But remember one thing, this is not just about a stamp or a seal. This is about the trust and faith on which our electoral democracy is built. But instead of correcting the mistakes that are coming to light, those who are raising the issues are being harassed. And if one calls the Election Commission completely subservient to Narendra Modi and the BJP, they take a lot of offense. But when issues like these come to light, what one must... और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। ये भी चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी मौका है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ये इनके इन प्रकार सरकार बनाने को जिस तरीके से आतुर दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी इस समय है, ना इससे पहले कभी थी और ना कभी इससे बाद में आएगी। जैसा कि चर्चा है कि प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म को पूरा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में ये उम्मीद कतई नहीं दिख रही है कि चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश की सत्ता संभालने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आखिरी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ये इनके इन प्रकार यानी साम दाम दंड भेद नीतियों का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल को किसी भी सूरत में फतह करने से चूकने वाली नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हुमायूं कबीर हर दल में अपनी राजनीति कर चुके हैं। 2 बार वो टीएमसी में जा चुके हैं और फिर 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सौदेबाजी का नेचर हुमायूं कबीर में देखा गया है कि इस बार वो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि हुमायूं कबीर का 10-15 सीटों पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर वो 10-5 सीट भी ले आते हैं तो वो अपनी शर्तों के हिसाब से किसी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। यानी कि एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से समर्थन देने की कंडीशन लगा सकते हैं और दूसरी तरफ तीसरी बार ममता बनर्जी के साथ भी साठगांठ करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐसी बात वहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस बात की चर्चा चल रही है। दूसरी चीज़, वहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर अगर खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो इसका फ़ायदा ना तो कांग्रेस का मिलेगा, ना तो कांग्रेस को मिलेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। कारण यह है कि मुस्लिम होने की वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मुस्लिम को मिलेगा, ये एक बिल्कुल ही नज़रअंदाज करने वाली बात है कि मोमडन कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ऐसे में ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से हुमायूं कबीर की पार्टी का समर्थन टीएमसी को मिलने वाला है, कांग्रेस को भी मिल सकता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी पुष्टि नहीं होती कि हुमायूं कबीर अपनी जीत के लिए, अपने फायदे के लिए भाजपा को समर्थन देंगे। कारण ये है कि वहाँ पर ये भी अभी चर्चा चल रही है कि
हालात कैसे भी हों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जीतने भर के आंकड़े नहीं पा सकती है, ऐसी लोग वहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। हाँ, ये बात मानते हैं कि ममता बनर्जी की सीट कुछ कम हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट ले आए कि उसकी सरकार बन सके, ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर का खड़ा होना टीएमसी सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की और सरकार की खिलाफत करते नजर आए, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये साफ दिख रहा है कि टीएमसी के साथ हुमायूं कबीर जाने की पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं